नमस्कार मित्रों, विद्याधर ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आलोक पांडे एक बार फिर से आप लोगों के लिए हिस्ट्री के 10 ऐसे क्वेश्चन को लेकर आया हूं जो विगत वर्ष यूपीएसआई, यूपीपीसीएस, दिल्ली एसआई या फिर हमारे जो भी समीपवर्ती राज्य हैं उनमें पूछे गए हैं और हमारे एग्जाम में आने के चांसेस काफी ज्यादा है। तो मैं उन क्वेश्चन को यहाँ पर लेके आया हूँ और मैं आप लोगों को दूंगा 15 सेकंड का समय और मुझे लगता है कि आप लोग सारे क्वेश्चन का आंसर दे लोगे। फिर भी मैंने उसमें अपने तरफ से कुछ जो ऑप्शन है उसको डेरिवेट करता हुआ चलूंगा जिससे कि आप लोगों को और ढेर सारी जानकारी मिले। ठीक है, अभी जैसा कि आप लोग जान रहे हो ना कि हमारा ये यूपीएसआई का एग्जाम जो है पास आ गया है। अभी जो हमारा ये 4543 पोस्ट था वो क्या होने वाला है, इंक्रीज होने वाला है। ये 6500 होने वाला है। कितना होने वाला है? ये 6500 होने वाला है। तो मुझे लगता है कि अभी से हमारे जितने भी स्टूडेंट है ना, सारे के सारे स्टूडेंट पढ़ाई को खत्म करके अपना प्रैक्टिस सेट पे लगे हुए हैं। बहुत सारे बच्चे हमारे पास हैं जो कि बताते हैं कि सर हमारा जो है 135 आ रहा है, ठीक है, 125 आ रहा है। कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है ना जिनका प्रैक्टिस सेट में 125 से कम आ रहा हो। ठीक है, तो फिर आप लोगों की भी उतने आने चाहिए। मैंने जो आज क्वेश्चन रखे हैं ना उसके आंसर आप लोगों को देने हैं। देखते हैं कि कितना सटीक तरीके से कितने कम समय में आप लोग ज्यादा से ज्यादा आंसर कर सकते हो। ठीक है, चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। देखिए, जो क्वेश्चन है ना मैंने ऐसे कंपाइल किया है कि आप लोगों को ढेर सारी उससे जानकारी मिलती रहे। क्वेश्चन है 712 ईस्वी में सिंध पर अरबों के आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? चलिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। आशा करते हैं आप लोग 15 सेकंड के अंदर इस क्वेश्चन का आंसर दे लोगे। फिर देखेंगे 712 ईस्वी में बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम है। इसी टाइम पर अरब जो थे, अरब शासक जो थे, उन्होंने क्या किया था? भारत के सिंध पर आक्रमण किया था। ये जो सिंध है अभी किधर है? अभी ये पाकिस्तान में, पाकिस्तान का दक्षिणतम इलाका है सिंध। क्लियर है? अभी 712 ईस्वी में क्या किया था? सिंध पर आक्रमण किया था। उस समय वहां का शासक कौन था? दाहिर था। कौन था? दाहिर था। दाहिर बहुत ही अच्छा वहां का शासक था भाई सिंध का, जिन्होंने क्या किया था? डट करके युद्ध किया था। भले ही वो क्या किया, युद्ध में पराजय उसको मिली हो, लेकिन उन्होंने क्या किया था? युद्ध किया था भाई। किसने 712 ईस्वी में भाई सिंध पर आक्रमण किया? तो मोहम्मद बिन कासिम ने क्या किया था? 712 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण किया था। सिंध पर आक्रमण किया था। आक्रमण किया था। किसके कहने पे आक्रमण किया था? तो हज्जाज बिन यूसुफ के कहने पे। अब बताते हैं आप लोगों को हज्जाज बिन यूसुफ कौन था। तो जो हज्जाज बिन यूसुफ था वो ईरान का गवर्नर था। ये क्या का गवर्नर था? ईरान का गवर्नर था। कहां का गवर्नर था? ये ईरान का गवर्नर था। ये निरंकुश शासक था। बहुत ही इसके जो नियम कानून थे ना, राजनीतिक नियम कानून जो इसके थे बहुत ही हार्ड थे, बहुत ही कठिन थे, कठोर थे। ठीक है, इन्होंने क्या किया था? मोहम्मद बिन कासिम को उकसाया था, कहे या फिर आदेश दिया था कि भाई जाओ और सिंध पर क्या कर दो? आक्रमण कर दो। ठीक है, हमारा लास्ट ऑप्शन देख रहे हैं ना, रानी बाई। भाई रानी बाई कौन थी? बताए रानी बाई कौन थी? हाँ हाँ, ठीक है, अभी कुछ लड़के बता भी रहे हैं रानी बाई कौन थी। सही बता रहे हैं। रानी बाई जो थी ये दाहिर की पत्नी थी। जो दाहिर थे ना, दाहिर, राजा दाहिर, इनकी पत्नी थी। ठीक है, और क्यों फेमस हुई, इनको मैंने ऑप्शन में क्यों लिया है? तो मैं एक चीज बता दूं, जो रानी बाई थी वो पहली ऐसी महिला थी, पहली महिला थी, पहली महिला थी जिन्होंने जौहर किया था। जिन्होंने जौहर किया था अपने हाथों से। जौहर किया, क्या किया था भाई? इन्होंने अपने हाथों से जौहर किया था। अच्छा ठीक है, अब आप लोग बताओ जौहर क्या होता है? भाई आप लोग तो काफी मूवी देखते हो ना, तो जौहर क्या होता है? हाँ देखो, कह रहा है सोहर जानता हूं सर, जौहर नहीं जानता हूं। ठीक है, ठीक है, मैं जौहर की बात कर रहा हूं, जौहर की। ठीक है,
जो जौहर होता है ना, ये एक राजपूताना हम कहें परंपरा थी। ये एक राजपूताना परंपरा थी। जब कोई महिला का पति, ठीक है, जब किसी महिला का पति मर जाता था तो जो राजपूतानी महिला हुआ करती थी वो अपने हाथों से ही अपनी क्या कर लेती थी, कत्ल कर लेती थी, या कहें आत्महत्या कर लेती थी। इस प्रथा को क्या कहते थे, जौहर कहा जाता था। क्या कहा जाता था, जौहर कहा जाता था। और ये किसमें चला करता था, राजपूतों में। किसमें चलता था, ये राजपूतों में चलता था जौहर करने की प्रथा। तो रानी भाई ने क्या किया था, अपना खुद अपने हाथों से जौहर किया था। क्यों जौहर किया था, कि भाई जो मोहम्मद बिन कासिम है उनके हाथों में मैं ना चला जाऊं, ठीक है, मैं ना चली जाऊं, या फिर अपने पति के आन बान शान को बढ़ाने के लिए वो लोग क्या कर लेते थे, जौहर कर लेते थे। अच्छा, इन सब क्वेश्चन को देखते हुए एक चीज और याद आता है कि भाई जो जजिया कर था, जजिया कर जो था वो शुरू करने वाला कौन था। तो सबसे पहले जजिया कर किसने शुरू किया था, मोहम्मद बिन कासिम ने शुरू किया था। अब जजिया कर होता क्या है, आप लोग बताओ, जजिया कर क्या होता है भाई। तो जो जजिया कर होता है यह गैर मुस्लिम कर होता था। क्या होता था, गैर मुस्लिम कर होता था। मतलब कि यदि कोई व्यक्ति मुस्लिम नहीं है, मुसलमान नहीं है, तो उनके ऊपर एक कर लगा दिया जाता था। और उस समय कौन से धर्म थे, 712 ईस्वी में सिर्फ दो ही धर्म थे। कौन से धर्म, एक सनातन कहे हिंदू धर्म थे, और दूसरा क्या था, बौद्ध धर्म था। यही दो धर्म भारत में उस समय थे, ठीक है। या फिर क्या है, हमारे जो अखंड भारत उस समय जो था उसमें सिर्फ दो ही धर्म थे। कौन कौन से, एक हिंदू धर्म का उत्थान हो गया था और बौद्ध धर्म का हो गया था। 712 ईसा पूर्व जो ईस्वी में क्या आता है, ये हमारा मोहम्मद बिन कासिम आता है और यहीं से अपने धर्म के प्रचार को बढ़ाने का लालसा लेकर के सिंध पर आक्रमण करता है और यहाँ हमारे सिंध में विजय भी पाता है। यहीं से यहाँ पे मुसलमानों की या मुस्लिम जो धर्म की नींव शुरू हो जाती है। क्लियर है, आशा करते हैं कि आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। तो जो शुरू करने वाला, जो जजिया कर शुरू किया वो कौन था भाई, मोहम्मद बिन कासिम। अच्छा ठीक है, अगर जजिया कर मोहम्मद बिन कासिम ने शुरू किया है तो जजिया कर को खत्म करने वाला मुस्लिम शासक कौन था, आप लोग बताइए। जजिया कर समाप्त करने वाला मुस्लिम शासक कौन था। ठीक है, वेरी गुड। समाप्त करने वाला जो था अकबर था। कौन था, अकबर था, जिसने क्या किया था, जजिया कर को क्या किया था, समाप्त किया था। क्लियर है, आशा करते हैं कि आप लोगों को ये बातें क्लियर होंगी। ये आप लोग जान भी रहे थे, फिर भी मैंने इतनी चीजों को डेरिवेट किया कि आप लोगों को ये चीजें पता चलती रहे। ठीक है, आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन हमारा है, दिलवाड़ा मंदिर कहां पर स्थित है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन हमारा है, दिलवाड़ा मंदिर कहां पर स्थित है। यहां पे चार ऑप्शन आपको मिलेंगे। पहला ऑप्शन है इंदौर, दूसरा ऑप्शन है श्रवणबेलगोला, तीसरा आंसर है माउंट आबू पर्वत, और चौथा ऑप्शन है पारसनाथ पर्वत। ठीक है, ये चार ऑप्शन आप लोगों को देखने को मिल रहे होंगे। आंसर इसका क्या होगा, लगभग सभी लोगों ने सही बता रखा है कि माउंट आबू। क्या इसका आंसर होगा, माउंट आबू। ठीक है, माउंट आबू तो सभी लोग बता रहे हैं, लेकिन मुझे ये जानना है कि माउंट आबू है कहां। तो ये देखिए, माउंट आबू जो है राजस्थान में है। कहां पे है, राजस्थान में है। कहां पर भाई, राजस्थान में है। ये जो दिलवाड़ा मंदिर है वो किसके लिए प्रसिद्ध है भाई, हमें ये बताएंगे ये किसके लिए प्रसिद्ध है, किस धर्म के लिए प्रसिद्ध है। हमारा क्वेश्चन ये है कि किस धर्म के लिए प्रसिद्ध है। तो जो एक दिलवाड़ा मंदिर है जो माउंट आबू पर स्थित है वो राजस्थान में जो है, ये किसके लिए प्रसिद्ध है, जैन धर्म के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए, जैन धर्म के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, जैन धर्म के लिए क्या है, यह प्रसिद्ध है। आशा करते हैं आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अभी आप लोग से एक क्वेश्चन मैं करूंगा कि जो
माउंट आबू पर्वत है या नगर है, इस चीज को क्लियर करें। ठीक है, हाँ ये जैन धर्म के लिए है, ठीक है। हाँ, ये दिलवाड़ा मंदिर किसने बनवाया था, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किसने बनवाया था भाई दिलवाड़ा मंदिर, किसने बनवाया था, किसने बनवाया था भाई, इसको किसने बनवाया था, किसने बनवाया था भाई, तो इसको जो बनवाया था तेजपाल ने, किसने, तेजपाल ने बनवाया था। किसने बनवाया था भाई, तेजपाल ने बनवाया था। उनके एक और भाई थे, उनका नाम कोई बताएगा क्या, तेजपाल के अलावा उनका एक और जिन्होंने सहायता किया था बनवाने में, कौन थे जी, वस्तुपाल, वस्तुपाल। ये तेजपाल और वस्तुपाल ने क्या किया था, दिलवाड़ा मंदिर बनवाया था, ठीक है। हाँ हाँ, अच्छा एक क्वेश्चन और है भाई इसी से रिलेटेड, कि जो ये माउंट आबू पर्वत है, माउंट आबू ये नगर है, माउंट आबू नगर जो है किस पर्वत पर है, किस पर्वत पर है, किस पर्वत पर है, जो माउंट आबू नगर है वो किस पर्वत पर है, तो ये किस पर्वत पे है, राजस्थान के अरावली पर्वत पर है, अरावली पर्वत पर है। किस पर्वत पर है, अरावली पर्वत पे है। एक क्वेश्चन और मैं बताऊंगा आप लोगों को और पूछूंगा भी कि अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है, अरावली पर्वत का सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, या तो आप लोग ये कह लीजिए क्या नाम है, गुरु शिखर। क्या है, गुरु शिखर, गुरु शिखर, क्या नाम है, गुरु शिखर। गुरु शिखर की हाइट कितनी है, 1722 मीटर, कितनी है, 1722 मीटर जो है हमारे गुरु शिखर, जो ये अरावली पर्वत है उसका जो गुरु शिखर चोटी है उसकी जो हाइट है 1722 मीटर। अगर हम फीट में बात करें तो 5650 फीट, कितना है, 5650 फीट, ये होगा इसकी क्या हाइट होगी। यहाँ पे पहला इंदौर दिया हुआ है ऑप्शन, इंदौर से मैं एक चीज आप लोगों को बता दूं, सबसे स्वच्छ शहर जो है, हमेशा रहने वाला, कई बार अपने स्थान को बनाए रहने वाला जो है नगर कौन सा है, इंदौर है, आप लोग जानते ही हैं। क्लियर आप लोगों को। अगर बात करते हैं श्रवण बेलगोला की, तो श्रवण बेलगोला कहां पर है, तो श्रवण बेलगोला कर्नाटक में है। कहां पे है, कर्नाटक में है, कर्नाटक में है। भाई क्यों प्रसिद्ध है श्रवण बेलगोला, आप ये लोग बताएं क्यों प्रसिद्ध है भाई, क्योंकि जैन धर्म का तीर्थस्थल यहां पर भी है, जैन धर्म का तीर्थस्थल, तीर्थस्थल क्या है यहां पर भी है। कौन कौन से, यहां पर एक चीज बताएं, कौन कौन से पर्वत श्रवण बेलगोला में पाए जाते हैं, ये बताएंगे। तो मैं आपको बता दूं, श्रवण बेलगोला में 2 पर्वत पाए जाते हैं और 2 पर्वतों के बीच में ये बचा हुआ है श्रवण बेलगोला। ये दोनों पर्वत है, एक है विंध्यगिरि पर्वत, विंध्यगिरि पर्वत, गिरि पर्वत, विंध्यगिरि पर्वत, जहां पर जैन धर्म के कितने मंदिर है, 7 मंदिर है। यहाँ पर कितने मंदिर है, 7 मंदिर है। कहां पे, विंध्यगिरि पर्वत पर। और यहां पर एक है चंद्रगिरि पर्वत, चंद्रगिरि पर्वत, चंद्रगिरि की पहाड़ी कह रहे या पर्वत कह रहे, पहाड़ी हम लिखे, चंद्रगिरि की पहाड़ी। यहां पर कितने मंदिर है जैन धर्म के, 14 मंदिर है, 14 मंदिर है कि किसके, जैन धर्म के, जैन धर्म के तीर्थंकरों के, तीर्थंकरों के 14 मंदिर है। और इन्हीं दोनों के बीच ये कर्नाटक का जो स्थान है श्रवण बेलगोला, श्रवण बेलगोला, बेलगोला ये बसा हुआ है। क्लियर है, मतलब कि श्रवण बेलगोला कर्नाटक का एक स्थान है, नगर है, ठीक है, जो क्या है विंध्यगिरि पर्वत और चंद्रगिरि पर्वत के बीच में बसा हुआ स्थान है। अगर हम बात करें विंध्यगिरि की, तो यहाँ 7 मंदिर है, किससे रिलेटेड, जैन धर्म के तीर्थंकरों से रिलेटेड। और चंद्रगिरि पर्वत की बात करें तो वहां पे 14 मंदिर है जैन धर्म के तीर्थंकरों से रिलेटेड। क्लियर है आप लोगों को। अच्छा एक क्वेश्चन मैं ये पूछता हूं आप लोगों से,
आप लोग बताएंगे बाहुबली का मंदिर कहां पर स्थापित है। बाहुबली का मंदिर जो जैन धर्म के लिए ही प्रसिद्ध है, ठीक है, वो कहां पर स्थापित है। तो मैं बता दूं आप लोगों को, यही जो श्रवण बेलगोला है ना, यहीं पर बाहुबली का भी मूर्ति या कहे का मंदिर यहाँ पर है। कहां पर? श्रवणबेल गोला में ही है। क्लियर है। अगर बात करते हैं पारसनाथ की, मैं इसको इरेज करता चलता हूं क्योंकि मेरा उद्देश्य अभी ये नहीं है कि लिखवाने का, मेरा उद्देश्य है आप लोगों को कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बताने का, ठीक है, आप लोगों को रिवीजन कराने का मेरा मकसद है, और कोई मकसद नहीं है, ठीक है। तो अभी मेरा लास्ट ऑप्शन क्या बचता है? पारसनाथ पर्वत। ये जो पारसनाथ पर्वत है ना, ये झारखंड में है। कहां पे है? झारखंड में है। कहां पर है? झारखंड में है। और जो पारसनाथ पर्वत है, ये जैन धर्म के जो 23वें तीर्थंकर थे, 23वें तीर्थंकर कौन थे? 23वें तीर्थंकर जो थे, कौन थे भैया? पार्श्वनाथ। कौन थे? पार्श्वनाथ। कौन थे? पार्श्वनाथ। इनके ही नाम पर बना हुआ है पारसनाथ पर्वत, ठीक है। अब ये पार्श्वनाथ जो थे, इनका जो चिन्ह क्या था भाई साहब? इनका जो चिन्ह था वो सर्प था। क्या था? सर्प था। काफी बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि पार्श्वनाथ जो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर है, उनका चिन्ह क्या था? तो सर्प है, ठीक है। ये कौन से तीर्थंकर है? 23वें। कहा जाता है कि लगभग पारसनाथ पर्वत पे ही, यहां पे लिखता हूं, पारसनाथ पर्वत पे ही जो 24 तीर्थंकर हैं जैन धर्म के तीर्थंकर हैं, 24 तीर्थंकर हैं, उनमें से 20 तीर्थंकर की मोक्ष प्राप्ति हुई है। 20 तीर्थंकरों की तीर्थंकरों की मोक्ष प्राप्ति यहीं पे हुई है। कहां पे हुई है? पारसनाथ पर्वत पे ही हुई है 20 तीर्थंकरों की मोक्ष प्राप्ति। इसलिए जो पारसनाथ पर्वत होता है, ये जैन धर्म के लिए क्या बन जाता है? बहुत ही पवित्र स्थल बन जाता है। क्या होता है? एक पवित्र स्थल बन जाता है। पवित्र स्थल बन जाता है। अच्छा, ठीक है। एक क्वेश्चन और मैं पूछता हूं, इस पारसनाथ पर्वत को जैन धर्म के लोग क्या कह के पुकारते हैं? चलिए मैं बताता हूं। क्योंकि पार्श्वनाथ को क्या हुआ था? यहां पे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। क्या हुई थी? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। क्या हो गया? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। किसको? पार्श्वनाथ को। पवित्र स्थल है इसका, इसीलिए यहाँ पर इसको और जैन धर्म के लोग क्या कह के बुलाते हैं? मारंग बुरु के नाम से भी जानते हैं। मारंग बुरु, ठीक है ना। मारंग बुरु के नाम से भी इस पर्वत का नाम जाना जाता है, ठीक है। क्लियर है आप लोगों को? तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अभी इससे एक क्वेश्चन और छूट रहा है जो आप लोग बताएंगे कि भाई साहब, ये बाहुबली का मंदिर तो आप लोगों को पता चल गया था, सरोवर बेलगोला में है। क्लियर है। एक और मंदिर है जैन धर्म से रिलेटेड, उनका नाम आप लोग बता सकते हैं क्या? जैन धर्म से रिलेटेड एक और मंदिर यहीं पर सरोवर बेलगोला में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। बता सकते हैं? गोमतेश्वर मंदिर। गोमतेश्वर की मूर्ति है, ये भी आपको सरोवर बेलगोला में देखने को मिल जाएगा। ये क्वेश्चन पूछता है इसलिए मैंने ऐड करा दिया है, नहीं तो इसको ऐड कराने का मेरा कोई इरादा नहीं था। आशा करते हैं आप लोगों को ये क्वेश्चन भी समझ में आ रहा होगा। मेरे कहने का मतलब ये है ना, जो बच्चे मन लगा के अभी पढ़ेंगे, जो बच्चे ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करेंगे, जो बच्चे मैक्सिमम प्रैक्टिस सीट सॉल्व करेंगे,
चाहे वो मैथ्स हो गया, हिंदी हो गया, रीजनिंग हो गया, ठीक है, यूपी स्पेशल हो गया, यूपीएसआई की मैं बात कर रहा हूं, या फिर हमारा मूल विधि हो गया। इन सब चीजों का जितना मैक्सिमम टाइम रिवीजन होगा, मैक्सिमम टाइम आप पेन और कॉपी के साथ बैठोगे तो आप एग्जाम क्रैक कर जाओगे। 100% में बता रहा हूं। जैसा कि आप लोग जान ही रहे हो, अभी हमारा ये 4543 सीट था ना, सीट था, अभी क्या हो गया है, बढ़ने वाला है, 6500 के करीब में होने वाला है सीट, 6500 के करीब में होने वाला है। अब मान के चलो अगर 2000 सीट बढ़ जा रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात होती है यार। 2000 बच्चों का और सिलेक्शन होगा, इसलिए हमें क्या करना है, बहुत ही ज्यादा मेहनत करना है। अभी देखो 60,244 जो बच्चे क्वालिफाई किए हैं, पुलिस बने हैं, इसमें से भी कुछ बच्चे आ जाएंगे, ठीक है, आएंगे ना। तो आप लोग तैयारी करते रहो। अभी यूपी होम गार्ड का भी वैकेंसी आया है, यूपी होम गार्ड का भी वैकेंसी आया हुआ है ना। यूपी होम गार्ड के बाद आप लोगों का अदर भी एग्जाम का आ रहा है, जैसे यूपी पुलिस का भी आने वाला है, यूपी पुलिस का भी, इसका भी आने वाला है। करीबन 25,000 के करीबन पोस्ट रहेगा, 19 से 25,000 के बीच में ही पोस्ट आएंगे। नोटिफिकेशन और ओटीआर तो आप लोग कर ही लिए होगे, बट अभी एग्जाम की तैयारी करना शुरू कर दो, ठीक है। किसी भी कंडीशन में सब कुछ छोड़ छड़ा के पढ़ाई में बैठ जाओ, ठीक है। बिना 16 घंटा दिए कोई चीज साल होने वाला नहीं है, चाहे वो नौकरी हो गया, चाहे वो एग्जाम हो गया, या फिर ऑन बिजनेस, खुद का बिजनेस कोई भी हो, अगर उस पर हम मैक्सिमम टाइम नहीं देंगे ना तो वो उसमें सफलता मिलने वाली नहीं है। ये बात ध्यान में रखो, ठीक है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा है, आप लोग जल्दी से जल्दी आंसर करेंगे। कश्मीर का वर्णन इनमें से किस पुस्तक में की गई है? ये क्वेश्चन काफी बार रिपीटेड है। अगर ये क्वेश्चन कोई लड़का नहीं कर पा रहा है ना तो समझ जाओ उसकी हिंदी भी वीक है, समझ जाओ उसकी जीएस भी वीक है, और उसको दोगुना मेहनत करने की जरूरत है। अभी क्या है, यहां पे क्वेश्चन दिया हुआ, कश्मीर का वर्णन इनमें से किस पुस्तक में की गई है? पहला है पृथ्वीराज रासो। भाई पृथ्वीराज रासो जो है, इसके रचयिता कौन है या लेखक कौन है? चंद्रबरदाई है। कौन है? चंद्रबरदाई है। कौन है? चंद्रबरदाई है। ई इसमें ये लिखते हैं, ठीक है ना, चंद्रबरदाई है। राज तरंगिणी की बात करें, राज तरंगिणी के लेखक कौन है? कल्हण है। कल्हण है। कौन है? कल्हण है। और कल्हण ने ही कश्मीर के बारे में इन्होंने बताया था। जो मौर्य काल था ना, मौर्य युग, ये क्या है? मौर्य काल युग, ठीक है ना, इनके बारे में भी राज तरंगिणी में लिखा हुआ है। विक्रमांक देव चरित किसकी रचना है? बिल्हड़ की रचना है। किसकी है? बिल्हड़ की रचना है, ठीक है। अगर बात करते हैं हर्षचरित और कादंबरी की, तो हर्षचरित के लेखक कौन थे भैया? बाणभट्ट थे। बाणभट्ट थे। और कादंबरी के भी लेखक कौन है? दोनों, हर्षचरित और कादंबरी के लेखक कौन थे? बाणभट्ट। क्लियर है? ये सब जो भी क्वेश्चन है आप लोगों को देखते ही ट्रिक लगाने हैं। इसमें आपको ये नहीं है कि 15 सेकंड का जो टाइमर चलेगा उसी में 15 सेकंड में मारेंगे, नहीं दादा। अगर ऐसे करते हो तो भाई सिलेक्शन बहुत मुश्किल है। ऐसे क्वेश्चन को देखते ही कर लेना है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? राज तरंगिणी। राज तरंगिणी में क्या किया गया है? कश्मीर का वर्णन किया गया है। क्लियर है आप लोगों को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, आप लोग बस देखते जाइए और उसका आंसर देते जाइए, ठीक है। देखते जाइए और आंसर देते जाइए। अगला क्वेश्चन है, किस पर स्वामित्व के लिए पाल, प्रतिहार व राष्ट्रकूट के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ? भाई देखिए, पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट, ये तीन जन है, तीनों लोगों के बीच जो है एक त्रिपक्षीय संघर्ष होता है। क्या होता है? त्रिपक्षीय संघर्ष होता है। और किस मतलब स्थान के लिए हुआ, किस पर स्वामित्व के लिए होता है? तो ये कन्नौज के स्वामित्व पर, कन्नौज के लिए होता है। किसके लिए होता है? कन्नौज के लिए होता है।
एक चीज मैं बता दूं, पाटलिपुत्र यहां दिया हुआ है ना, तो पाटलिपुत्र की बात करें, ये पटना का पुराना नाम है। किसका नाम है? पटना का प्राचीन नाम है। क्या है? पटना का प्राचीन नाम क्या है? पाटलिपुत्र है। पटना का प्राचीन नाम है क्या? पाटलिपुत्र। ठीक है। अगर बात करते हैं पाटलिपुत्र का, तो पाटलिपुत्र ना यार, ये पाटलिपुत्र किसकी राजधानी रही है? राजधानी किसकी रही है? राजधानी किसकी रही है? तो ये मगध की राजधानी रही है। किसकी? मगध की राजधानी रही है। मगध की राजधानी रही है। किसकी राजधानी रही है भैया? मगध की राजधानी रही है। अच्छा एक चीज बताएंगे, मगध की राजधानी रही है, जो पाटलिपुत्र है, पाटलिपुत्र में किलों का निर्माण किसने कराया था? किलों का निर्माण पाटलिपुत्र में किसने कराया था? किलों का निर्माण किलों का निर्माण पाटलिपुत्र में किसने कराया था? क्वेश्चन ये बनता है कि पाटलिपुत्र में किलों का निर्माण किसने कराया था। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये हमारा बनता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि पाटलिपुत्र में नगर किसने बसाया था? नगर किसने बसाया था? किसने बसाया था? नगर किसने बसाया था? दो क्वेश्चन है, दो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो मैं आप लोगों को बता दूं, अगर किलों के निर्माण की बात कर रहे हैं तो अजात शत्रु ने किया था। कितने? अजात शत्रु ने क्या किया था? किलों का निर्माण कराया था। और उदयन ने, किसने? उदयन ने क्या किया था भाई? उदयन ने ये पाटलिपुत्र में नगर को बसाया था। क्लियर है आप लोगों को? अगर ये क्लियर हो रहा हो तो बताएं। क्लियर हो रहा है तो बताएं, अगर कोई भी दिक्कत लग रही हो तो बताएं। ठीक है। एक क्वेश्चन और भी बनता है इससे, जो आप लोगों को देखते ही आ जाना चाहिए दिमाग में, कि तृतीय बौद्ध संगति, तृतीय बौद्ध संगति तृतीय बौद्ध संगति किसने कराया था? कब हुआ था? कहां पर हुआ था? ये आपको बताने हैं। तृतीय बौद्ध संगति बताएं आप लोग। जी, तो ये जो तृतीय बौद्ध संगत होती है पाटलिपुत्र में ही होती है। कहां होती है? पाटलिपुत्र में होती है। कब होती है? 250 ईसा में पूर्व होती है। कब होती है? 250 में होती है, ईसा पूर्व होती है। और इस समय क्या चलता है भाई? यहाँ संरक्षक कौन होते हैं? संरक्षक कौन होते हैं? तो अशोक सम्राट होते हैं। सम्राट अशोक कौन होते हैं भाई? भाई रिस्पेक्टेड नाम लिया जाए, नहीं तो भाई हमारे यहाँ अंकल भी है, तो मैं उनके सामने भी सम्राट लगा देता हूं। सम्राट अशोक। ठीक है, सम्राट अशोक। ठीक है। सम्राट अशोक जो थे, वहां जो तृतीय बौद्ध संगत हुई थी पाटलिपुत्र में, उसके संरक्षक थे। और अध्यक्षता किसने कराई थी? अध्यक्षता किसने कराई थी? तो अध्यक्षता किसने कराई थी? अध्यक्षता कराई थी मोगली तीसरा। ठीक है ना, मोगली पुत्र तीसरा ने कराई थी। क्या? अध्यक्षता कराई थी। क्लियर है? इतना आप लोगों को याद होगा। ठीक है। मौर्य साम्राज्य की भी राजधानी थी। हाँ, मौर्य साम्राज्य की भी राजधानी, मौर्य साम्राज्य की राजधानी, साम्राज्य की राजधानी। एक चीज और देख ले भाई, एक चीज और क्लियर कर ले, क्या जो है मगध की राजधानी थी पाटलिपुत्र या नहीं थी? ठीक है। अगर इसको नोट करना चाहते हैं नोट भी कर ले। ठीक है। हाँ, चलिए अब कन्नौज के बारे में आते हैं। ये कन्नौज भाई, कन्नौज की भी बात हो तो कन्नौज का पुराना नाम कान्यकुब्ज है। कान्यकुब्ज कन्नौज का क्या है? पुराना नाम। यहाँ पर क्या है? इत्र नगरी है।
कन्नौज को इत्र नगरी के नाम से जाना जाता है, नगरी के नाम से जाना जाता है, ये आप लोगों को मालूम है। अगला है दिल्ली की बात करते हैं। दिल्ली हमारे भारत की राजधानी है, राजधानी नई दिल्ली, न्यू दिल्ली। ठीक है, अभी क्या है ना, जो न्यू दिल्ली थी उसमें जो दिल्ली शब्द आ रहा था वो इंग्लिश आ रहा था। मांग किया गया है कि इसको क्या कर दिया जाए, दिल्ली कर दिया जाए। हाल ही में क्या कर दिया जाए, करंट अफेयर से मैं आप लोगों को जोड़ रहा हूं कि दिल्ली को हमारे भारत की राजधानी दिल्ली करने की मांग बहुत जोरों से चली है। एक चीज और मैं बता दूं, अभी कल की घटना है कि कल शाम को दिल्ली के जो हमारा क्या है लाल किला, ठीक है, लाल किला के पास एक धमाका हुआ है, एक विस्फोट हुआ है जिसमें 8-10 लोग मारे गए हैं, कुछ लोग लगभग 20 लोगों की ये दर्दनाक जो है हॉस्पिटलाइज हुए हैं, जिनको काफी ज्यादा चोट लगी है। ठीक है, तो ये दिल्ली की भी घटना है। तो अगर बात करते हैं दिल्ली की, तो जो दिल्ली है ना, दिल्ली में ही हमारा क्या है, सुप्रीम कोर्ट है। क्या है, दिल्ली में हमारा सुप्रीम कोर्ट है। बात करते हैं अगर दिल्ली की, तो दिल्ली जो है रायसीना की पहाड़ी पर, रायसीना की पहाड़ी पर राष्ट्रपति भवन है। किस पहाड़ी पर है, रायसीना की पहाड़ी पर है। तो इतनी सारी जानकारी आप लोगों को एक क्वेश्चन से मिल रही है। ठीक है, आप लोग आशा करते हैं काफी ज्यादा जोरों शोरों से मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। नो डाउट कि आप लोग हर तरीके से, यूपीएसआई वाले तो मुझे मालूम है दिन रात एक कर दिए भाई। हमारा दोस्त है अभी तैयारी कर रहा है यूपीएसआई की, पहले से भी यूपीपीसीएस की भी तैयारी कर रहा था। काफी अच्छे मार्क्स भी आए थे पिछले साल। इस साल कुछ नंबर से रह गया उसका पीसीएस में। फिलहाल अभी ये आरओ में भी क्वालिफाई कर लिया है, उसका मेंस का एग्जाम की तैयारी कर रहा है। तो वो दिन रात एक कर दिया भाई साहब। मैं देखता हूं वो पर डे 2 बजे के बाद ही सोता है, ऐसी तैयारी कर रहा है वो। 2 बजे से पहले कभी नहीं सोता है, और उसकी डेली रूटीन बन गई है 2 बजे से पहले। आपने जो भी एक बोलते हैं ना कि सुबह जगना है, हमको क्या करना है, सुबह जगना है। सुबह जगने का मतलब क्या होता है, एक गोल सेट करता है। सुबह जग के क्या करता है, गोल सेट करता है कि भाई साहब हमें इस चीज को हिंदी में ये चीज कवर करना है। जैसे हमारा स्वर हो गया, स्वर व्यंजन कवर करना है। क्या करना है, स्वर व्यंजन आज कवर करना है। अभी हमारी हिस्ट्री है। हिस्ट्री में हमने क्या है, मॉडर्न हिस्ट्री मैंने देखी नहीं है, अभी आज से इसको स्टार्ट करना है किसी भी कंडीशन में। ज्योग्राफी है तो उसमें लेक्स, ठीक है, और ये रिवर्स को हमको क्या करना है, आज किसी भी तरीके से समाप्त करना है। तो ये सुबह ही अपना गोल सेट करता है। जैसे वो जगता है लड़का ना, मुझे ये बात बहुत अच्छी लगती है उसको देख के कि भाई वो अपना गोल सेट कर लेता है कि मुझे ये चीज आज करनी ही करनी है, किसी भी तरीके से करनी है। नहीं खाएंगे, नहीं बनाएंगे। कभी कभी तो ऐसा होता है वो सुबह बनाता है, शाम को कुछ नहीं बनाता है, पड़ता रहता है, वही सुबह का भोजन कर लेता है शाम को। ठीक है, तो फिलहाल आपको भी थोड़ा सा मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि सीट पहले जैसे नहीं रही है। 4500 सीट बहुत ज्यादा सीट नहीं होती है, फाइट होंगी, अच्छे लड़के आएंगे। ठीक है, तो उस हिसाब से आप लोगों को भी पढ़ना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किसने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था? पहला है आदित्य वन, राजा राज वन, राजेंद्र वन व करिकाल वन। ठीक है, इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आप लोगों को। इसका सही आंसर क्या है, 15 सेकेंड के अंदर आप लोग बताएंगे। ठीक है, इसका सही आंसर होगा राजा राजवन। ठीक है, राजा राजवन जो है 11वीं शताब्दी में तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था। ये किस वंश से थे, तो चोल वंश से थे। किस वंश से थे, चोल वंश से थे। क्लियर है? आशा करते हैं कि ये भी क्वेश्चन आप लोगों को आ रहा था, बट ये मैंने
ऐसे ही क्वेश्चन को रखा है जो बार बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं, ठीक है। ऐसे किसी क्वेश्चन को नहीं रखा है जो एग्जाम में कहीं ना कहीं आपको देखने को ना मिला हो और जिनकी आने की प्रबल संभावनाएं हैं, ऐसे ही क्वेश्चन को मैं लेके आया हूं आप लोगों के लिए। और आप लोग बहुत अच्छे तरीके से कर भी रहे हैं, मुझे भी अच्छा लग रहा है कि आप लोग बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, मिलान करना है भाई साहब, ठीक है। सूची 1 है और सूची 2 है, इसका मिलान करना है। तो एक प्लासी का युद्ध, भाई प्लासी का युद्ध सुनते ही आप लोगों को याद आना चाहिए, ये 23 जून को स्टार्ट हुआ था। 23 जून 1757 को स्टार्ट हुआ था और इसमें मुख्य भूमिका किसने दिखाई थी? रॉबर्ट क्लाइव ने, ठीक है। ये उस समय बंगाल के क्या थे? गवर्नर थे। क्लियर है। बक्सर की, यहाँ बुक्सर हो गया है तो इसको आप लोग सही कर लेंगे। ये क्या है? बक्सर। बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था और वेंसीटार्ड जो थे, वेंसीटार्ड ने इसमें भूमिका निभाई थी इस बक्सर के युद्ध में, अंग्रेजी साम्राज्य की तरफ से इस युद्ध में, ठीक है। तो इसका भी सेम होगा। अगर हम यहाँ 1 2 3 कर लें तो ये आमने सामने का ही है। अगर बात करते हैं बंगाल का युद्ध 1770 ईस्वी में, कार्टियर की बात करें, बहुत ही फेमस है भाई साहब। जो कार्टियर थे ना, कार्टियर जो थे, जो 1857 की क्रांति हुई थी उसमें जो थे लखनऊ के कमिश्नर थे। क्या थे? लखनऊ के कमिश्नर थे, ठीक है ना। जो 1857 की क्रांति हुई थी उस समय लखनऊ के क्या थे? कमिश्नर थे और इन्होंने अंग्रेजों का मदद किया, अंग्रेजों का मदद किया था। किसमें किया था? 1857 की क्रांति में, 1857 की क्रांति में, ठीक है ना। 1857 की क्रांति में इन्होंने मदद किया था, इसलिए अंग्रेजी शासन ने इनको क्या किया था? एक उपाधि दी थी। उस उपाधि का नाम बताएंगे। कौन है जो उस उपाधि का नाम बता सकता है जिन्हें कार्टियर को दिया गया था? कोई है ऐसा लड़का जो बताए? कोई है? हाँ हाँ ठीक है, आप लोग बताइएगा, जरूर बताइएगा भाई, ठीक है। ठीक है, मैं अगले क्वेश्चन पे चलता हूं। अभी क्या है, हमारा जो 7वां क्वेश्चन है, टाइम धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है तो मैं चाह रहा हूं कि ऐसे चीजों को बताया जाए जिससे कि आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा नॉलेज पहुंचे, ठीक है। या सिंध विजय का श्रेय किसे दिया जाता है? सर चार्ल्स नेपियर को दिया जाता है। क्लियर है। मैकाले कौन थे? भाई मैकाले जो थे भारत में अंग्रेजी शिक्षा लाने वाले, भाई यही मैकाले हैं जिन्होंने क्या किया था 1835 में क्या किया था 1835 में एक मैकाले मिनट लेके आए थे। मैकाले मिनट लेके आए थे और इसी मैकाले मिनट के में ही क्या था? अंग्रेजी शिक्षा का वर्णन था, जो हिंदी शिक्षा की जगह पे इसको रिप्लेस किया गया था। अगर बात करते हैं आउटरम की, तो अभी जैसे मैंने पिछले उसमें बोल दिया था ना कि पिछले क्वेश्चन में, ये जो हमारा पिछला क्वेश्चन था कार्टियर, तो मैंने गलती से बता दिया था कि लखनऊ के कार्टियर वो थे, क्या थे? ये तो बंगाल का युद्ध के समय ये कार्टियर जो थे गवर्नर थे बंगाल के 1770 में। अभी मैंने गलती से वहां बोल दिया था तो उसको, इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ आउटरम की अगर हम बात करें, ठीक है, आउटरम की बात करें तो ये जो थे 1857 में, लखनऊ में कमिश्नर थे जो क्या किए थे? अंग्रेजों की मदद की थी,
मदद किए थे। क्या किए थे भाई? अंग्रेजों की मदद किए थे और इनको बैरन की उपाधि मिली थी। किसकी उपाधि मिली थी? बैरन की उपाधि मिली थी। बैरन की उपाधि मिली थी। ठीक है, अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में मैंने गलती से वो बोल दिया है, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। तो अभी इसको सही कर लेंगे आप लोग कि आउटरम थे। आउटरम जो थे लखनऊ के कमिश्नर थे जो अंग्रेजों की मदद किए थे। कब मदद किए थे? 1857 में मदद किए, जो क्रांति हुई थी और जिसको 1857 में लखनऊ से कौन थी? हजरत बेगम थी। हजरत बेगम थी, जिन्होंने क्या था 1857 में क्रांति में पार्टिसिपेट किया था। कहां से? लखनऊ से। क्लियर है? तो ये सब क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जो आप लोग अच्छे तरीके से तैयार करके बैठे, मुझे मालूम है। ठीक है, यहाँ पे इसका आंसर सिंध विजय का श्रेय किसे आता है भाई? तो ये आता है सर चार्ल्स नेपियर को आता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहां प्रयुक्त किया? महात्मा गांधी ने सबसे पहले कहां पर प्रयुक्त किया अपना सत्याग्रह क्रियाविधि? तो सबसे पहले आता है यहाँ पे दांडी। अगर दांडी सत्याग्रह की बात करें, किसकी बात करें भाई? किसकी बात करें भाई? किसकी बात करें? दांडी सत्याग्रह। तो इसे हम दांडी मार्च के भी नाम से जानते हैं, जो 12 मार्च, कब? 12 मार्च 1930 को स्टार्ट होती है। कब स्टार्ट होती है? 12 मार्च 1930 को स्टार्ट होती है। अंग्रेजों ने क्या किया था भाई? भारतीयों के ऊपर नमक पर भी कर लगा दिया था, नमक भी नहीं निकालने दे रहे थे। उसी को तोड़ने के लिए गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को कहां से? साबरमती आश्रम से, साबरमती आश्रम से ये सत्याग्रह शुरू किया। कितने अनुयायी, पूछता है कभी कभी, कितने अनुयायी के साथ शुरू किए चलना? तो 80 अनुयायियों के साथ शुरू किया। कितने? 80 अनुयायियों के साथ शुरू किया। कितनी मील दूरी तय करनी थी भाई साहब? ये भी बता दो, कभी कभी तो पेट के एग्जाम में हद ही कर देता है, क्या क्या क्वेश्चन गांधी जी से पूछ लेता है। तो ये तो भाई दांडी मार्च की बात है। इसमें बता दीजिए कि साहब जो इन्होंने दांडी यात्रा या दांडी मार्च इन्होंने शुरू किया था, ठीक है, या दांडी सत्याग्रह जो इन्होंने शुरू किया था, वो कितने मील इनको चलना था भाई साहब? ये बता दीजिए। ये बताएंगे आप लोग। ठीक है, 80, हाँ 80 अनुयायी थे भाई। तो इन्होंने क्या किया था? वहां पे जाके इन्होंने नमक कानून को तोड़ा था और इसमें विजय भी इनको मिलती है। जो आंदोलन था या फिर हम कह सत्याग्रह था, ठीक है, सत्याग्रह का मतलब होता है सत्य का आग्रह। ठीक है, ये अंग्रेजों ने इनकी बात मान ली थी, ठीक है, और सफल रहा था। अगर बात करते हैं चंपारण सत्याग्रह की, तो चंपारण सत्याग्रह की बात करें तो 1916 में जब लखनऊ अधिवेशन हुआ था, क्या हुआ था? लखनऊ अधिवेशन हुआ था। तो सबसे पहले महात्मा गांधी से कौन मिलते हैं भाई साहब? राम कुमार शुक्ला मिलते हैं। कौन मिलते हैं? राम कुमार शुक्ला। कौन मिलते हैं? राम कुमार शुक्ला मिलते हैं और इनसे क्या करते हैं? आग्रह करते हैं कि हमारे चंपारण में क्या हुई थी? अंग्रेजों ने 15% भूमि पर क्या कर दिया है? नील की खेती करने के लिए दबाव बनाया है, या फिर जो लोग 15% भूमि पे नील की खेती नहीं करेंगे उन लोगों को ऊपर फाइन लगाने की बात की है। ये इन्होंने क्या किया है? इन लोगों को 15% भूमि पर नील की खेती करना मैंडेटरी कर दिया है। इसको समाप्त करने के लिए ये आंदोलन किया था और ये भी आंदोलन सफल रहा था। क्या दिक्कत होती थी नील की खेती करने में भाई? तो दिक्कत ये होती थी कि वो जिस जमीन पर नील की खेती हो जाती थी, वो जमीन क्या हो जाती थी? अनुपजाऊ हो जाती, वो उसकी उर्वरकता क्या होती थी? कम हो जाती थी। तो इन्होंने क्या किया था? 1916 में लखनऊ अधिवेशन हुआ था और 1917 में क्या हुआ था? यहाँ पर महात्मा गांधी ने चंपारण आंदोलन शुरू किया, चंपारण सत्याग्रह शुरू किया था। चंपारण
चंपारण सत्याग्रह शुरू किया था, सत्याग्रह शुरू किया था। ठीक है, बात करते हैं अहमदाबाद मील के लिए। तो भाई अहमदाबाद मील की अगर बात करें तो इसमें गांधी जी का कहना ये था, ये भी बहुत ज्यादा दूर की बात नहीं थी, ये 1918 की बात थी। कब की बात थी? 1918 की बात थी। वहां की जो, अब मान लीजिए दो, यहाँ 1930 में, यहाँ 1916 में जब ये देखे कि चंपारण सत्याग्रह हुआ और सफल रहा, तो वहां के जो श्रमिक थे, किसी कारणवश कोई आपदा आई थी, उसमें जो थे जितनी भी मिल थी, ठीक है ना, मिल में जो श्रमिक थे उनको मिल वालों ने ये कहा कि हम बैठने का मुआवजा देंगे 35%, ठीक है, बोनस के रूप में। लेकिन महात्मा गांधी ने उन लोगों से ये कहा कि भाई हमको मुआवजा 1 महीने की नहीं चाहिए, हमारी सैलरी में 35% क्या कर दो, इंक्रीमेंट कर दो। तो मिल वालों ने क्या कर दिया, मिल वालों ने भी स्ट्राइक कर दिया था, जिसके कारण जो है अहमदाबाद जो ये सत्याग्रह था वो सफल नहीं हो पाया था। अगला था हमारा खेड़ा, खेड़ा सत्याग्रह, वो भी क्या हुआ था, 1917 में हुआ था। क्या हुआ था? 1917 में हुआ था। तो अगर हम बात करते हैं सबसे पहला जो आंदोलन कौन सा हुआ था? चंपारण हुआ था। कौन सा हुआ था? चंपारण सत्याग्रह सबसे पहला हुआ था। क्लियर है? आशा करते हैं कि आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अच्छा ठीक है भाई साहब, अभी इसके बाद कोई हमारे पास क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन आप लोगों को करके आना है। मैं एक होमवर्क दे रहा हूं। होमवर्क आप लोगों के लिए ये है कि जो खेड़ा सत्याग्रह हुआ था, खेड़ा सत्याग्रह, सत्याग्रह वो सफल हुआ या असफल, सफल हुआ या असफल, बस इतना आप लोगों को कमेंट में करके बताना है। क्लियर है? रही बात यूपीएसआई, देखिए 4543 से 2025 के लिए एमसीक्यू का था, हिस्ट्री का। ठीक है, अगर आप लोगों को हमारा चैनल अच्छा लग रहा है, हमारे कंटेंट अच्छे लग रहे हैं, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हमारा भी मनोबल बढ़ेगा, हम और ज्यादा से ज्यादा प्रयास करेंगे आप लोगों के साथ अच्छे से अच्छे क्वेश्चन को लाने का, अच्छे से अच्छे तरीके से आप लोगों को समझाने का और आप लोगों को आगे बढ़ाने का। धन्यवाद। जय हिंद।